हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखो एसी जनरेटर पढ़ेंगे। गाइस आपने एसी जनरेटर 10th क्लास में पढ़ा है ऑलरेडी, लेकिन इसमें कुछ एडवांस आ जाता है। एसी जनरेटर क्या होता है? एसी जनरेटर इज अ डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ या इन एसी करंट। यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर इन द फॉर्म लिख दो ओनली, क्योंकि वो किसकी अवस्था में निकलेगा? अल्टरनेटिंग करंट की अवस्था में निकलेगा। यहाँ पर फॉर्म लगा दो, इन द फॉर्म। ओके, ऐसे नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। गाइस अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर एसी जनरेटर आपने अभी तक या पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आपको समझ में आया है या नहीं आया है, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। लेकिन बस शर्त है आपको 100% दिखाने की। यहाँ पर 100% समझिएगा और हम भी अपनी कोशिश करेंगे 100% दिखाने की। आपको 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ओके, पासिंग मार्क्स दिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारा एसी जनरेटर गाइस। ओके जी, लेकिन मैं इसके बारे स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बता देता हूँ। देखो, पहले हमारा अल्टरनेटिंग नहीं हुआ करता था, है ना? तो डीसी करंट था, जो कि हम थॉमस एडिसन ने हमें बताया और उसी ने रिसर्च किया ये। लेकिन थॉमस एडिसन जैसे रिसर्च कर रहा था तो एक यंग साइंटिस्ट आया। उस समय वो यंग था, कौन? निकोला टेस्ला। उसने थॉमस एडिसन के साथ पार्टनरशिप ज्वाइन कर ली और उसने अल्टरनेटिंग करंट पे काम किया और उसमें वो सक्सेस पा गया। अल्टरनेटिंग करंट, हालांकि उसे थॉमस एडिसन ने निकाल ले दिया और उसी ने हमें आज़ाद करके दिया ये अल्टरनेटिंग करंट, जो कि आज हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जो कि हम मीलों दूर तक पहुंचा सकते हैं इस करंट को गाइस। नहीं, इम्पॉसिबल नहीं था ये। अब आप एक बात बताऊं मैं आपको, एल्बर्ट आइंस्टाइन से यह जब ये पूछा गया कि आपके माइंड में कोई ऐसा आदमी है जो कि आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तो गाइस एल्बर्ट का जवाब सुनिएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने निकोला टेस्ला का नाम दिया। अब आप एक बात बताइएगा, समझ गए होंगे कि मैं कितनी उसके लेवल की बढ़ाई करना चाह रहा हूँ। ओके चलो, ये सब हमारे काम की बातें नहीं हैं, हम अल्टरनेटिंग जनरेटर की बात करेंगे। ओके, क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट इज अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो तो होता क्या है, एक हमारे पास नॉर्थ और साउथ मैग्नेट पोल हैं। ओके, और हमारे पास ये एक कोइल होती है, रेक्टेंगुलर कोइल होती है गाइस। रेक्टेंगुलर कैसी? रेक्टेंगुलर कोइल होती है, कुछ रोटेट होती हुई कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे क्यों? क्योंकि ये रोटेट होती हुई है गाइस, समझिएगा बात को आप। और देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जा रही है हमारी नॉर्थ से साउथ की ओर। ये काम हम पेंसिल से कर देते हैं। पेंसिल से नहीं दिखेगा, नहीं आपको, पेंसिल से ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं गाइस, समझ में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। और इसे हम नाम दे रहे हैं, यहाँ पर ए दे दिया, यहाँ पर बी, यहाँ पर इसे सी और यहाँ पर ये डी दे दिया, ABCD नाम दे दिया। ओके ठीक है जी। और देखो अब क्या है कि हमारा कि ये तो हमने ना थोड़ा सा थ्योरिटिकली समझा है, लेकिन रियलिटी में हम बताऊं आपको ये कैसे होता है। ये कुछ इस तरीके से होता है। देखो, जो हमारा करंट होता है, ये हमारा कुछ ऐसे होता है, क्योंकि अपने एक्सल पे तो घूमती है कोई चीज़। ठीक है, और ये भी ऐसे होता है
और ये डॉट डॉट ले लेंगे क्योंकि ये एक साइड को शो करा रहा है। बात समझ में आ गई आपको? ये ऐसे क्योंकि एक साइड को शो किया है। अब ये तो हमने ओनली अंदर का पार्ट इसमें डिजाइन किया है, लेकिन जो एक्चुअली रोटेट करती है वो इस तरीके से होती है कॉइल। ओके, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कॉइल होती है। ठीक है। और करंट कैसे फ्लो हो रहा है? करंट गाइस इसमें यहां से गया, यहां से आया। ओके, ये कैसे पता चला हमें? बताओ गाइस। ये फ्लेमिंग के हमें राइट हैंड के रूल से पता चला। फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल से। और जनरेटर में राइट हैंड लगाते हैं और मोटर में, डीसी मोटर में हम लेफ्ट लगाते हैं, क्योंकि ये इसी से ही हमको पॉसिबल है इसकी करंट की डायरेक्शन बताना। बात समझ में आ रही है? ओके जी, तो इसके कुछ कंस्ट्रक्शन पार्ट को देखते हैं। और ये ऐसे यहाँ से भी ऐसे गया करंट और यहाँ से वापस आ गया। ओके, बात क्लियर है? तो यानी कि अब देखो, एक हमें रिंग तो रुको एक मिनट, देखो एक मिनट, मुझे तुम ये बताओ। देखो, ये कुछ इस तरीके से इसका एक्सल है, तो एक रिंग होगी जिसपे कोई चीज रोटेट होती है। देखो ऐसे रोटेट हो सकती है ना, इसी को तो हम कार स्प्लिट रिंग बोलते हैं गाइस। इसी को तो हम रिंग्स बोलते हैं जिन पर वो रोटेट होती है। और कुछ एक इस तरीके से हो जाएगा। और इसी में अटैच्ड होता है इसी में अटैच होता है गाइस एक हमारा कार्बन ब्रूसिस। बात क्लियर है ये नहीं है? ओके जी। और ये हमारा ऐसे आगे आ जाता है और एक हमारा ये होता है। बात क्लियर है ये नहीं है? बताओ जी। और इसमें एक अटैच्ड होता है हमारा कार्बन ब्रूसिस। डायग्राम ही गाइस आपको अच्छा बनाना है। डायग्राम ही अच्छा बनाना है आपको। ओके जी। और बुर्सिस को हम बना देते हैं कुछ इस तरीके से। क्लियर है बात यहाँ तक? ओके, तो अब क्या होता है, देखो अब क्या होता है कि हमारा जो बुर्सिस है, इन्हें तो हम R1 बोल देंगे और इसे हम R2 बोल देंगे। ओके गाइस। और इसे हम बुरुस B1 बोल देंगे और इसे बुरुस हम B2 बोल देंगे। बात क्लियर है या नहीं है? ओके, तो क्या होगा, करंट हमारा ऐसे आ रहा था, ऐसे ही आ रहा है ना, ऐसे। तो यानी कि हमारा करंट यहां से होते हुए इस ब्रुश से गाइस, इस ब्रुश से होते हुए, इस ब्रुश से होते हुए ऐसे जाकर, ऐसे जाकर आपको मैं यहीं पर बता देता हूं, ऐसे जाते हुए और आगे ले लेते हैं, ऐसे जाते हुए B2 से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब हम इस रेजिस्टेंस से, अब हम इस जनरेटर की करंट से, चाहे हम अपना बल्ब जलाएं चाहे फैन चलाएं, या तो जलाएं या चलाएं, एक ही बात है गाइस। ओके, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। बात क्लियर है? अब ये हमारा यूज में आएगा यहाँ से करंट, जिसकी डायरेक्शन होगी ऐसे, ऐसे डायरेक्शन सेम टू सेम ऐसे ही है। बात क्लियर आई गाइस? क्योंकि देखो, एक एक रिंग हमारी ऐसी
एक पर, और इसके पास से हमारा ब्रुश यहाँ से R1 रिंग R2, तो ये हो गई। तो अब R2 ऐसे ही रिंग 2 और उसका ब्रुश भी 2, यानी कि B1 भी 2। अब बात आपको समझ में आ गई होगी गाइस, बहुत इजी है गाइस, बहुत ज़्यादा इजी, समझ में आ गई। तो देखो ये तो आपको समझ में आ रही है, लेकिन अब ऐसा हो क्यों रहा है? और ये भी बता दूं कि मैं जनरेटर मतलब हमारा रोटेट कैसे होगा, है ना। ये डाउट तो आपको आने भी चाहिए, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आने चाहिए गाइस, हम आवा देंगे। और ये इसका रोटेटिंग है, यानी कि एक्सल है, जिससे हमारा ये कनेक्ट है, ऐसे रोटेट हो रहा है। यानी कि ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे। बात क्लियर है ये नहीं है? ओके। तो देखो मैं आपको अब बात बताने वाला हूँ, हमारा ये कैसे कनेक्ट होता है। और ये हमारे इसमें मैकेनिकल एनर्जी कैसे आ रही है। आपने जनरेटर तो देखा होगा, देखो हमारा ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है कनेक्ट, और ये होता है हमारा एक, हमारा ये होता है इंजन गाइस। इंजन इसे मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल यानी अल्टरनेटिंग करंट में बदल देता है। ये बात आप जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं? बताओ जी। इंजन प्रोड्यूस कर देता है। ओके, तो यहाँ से कनेक्ट होता है, यहाँ से आपको करंट मिल जाता है अल्टरनेटिंग। ये बात आपको क्लियर है? बताओ। अब बात यहाँ पर क्या आती है, अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें करंट पैदा क्यों हो रहा है ना। तो देखो ना, तो हम सिर्फ इसे मैकेनिकल एनर्जी ही तो दे रहे हैं, वो अल्टरनेटिंग तो नहीं दे रहे। क्यों बन गया अल्टरनेटिंग, हम आपको बता रहे हैं। देखो नॉर्थ साउथ मैग्नेट धरी हैं जी, बिल्कुल धरी हैं। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं। तो देखो अब इंजन इसे रोटेट करेगा ऐसे, तो अब तो इसमें ऐसे मान लीजिए ये बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड जा रही हैं, बहुत सारी। तो अब तो इसमें जीरो मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जैसे ही ये रोटेट होगा इसमें बहुत सारी जाएंगी इसके अंदर। तो अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो गाइज क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ इंड्यूस होता है तो गाइज करंट पैदा होता है। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। बताओ जी, आई एम राइट? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको 50% काम हो गया, समझ में आ गया। तो प्रिंसिपल और देख लें। प्रिंसिपल आपका 1 मार्क्स का होता है गाइस। प्रिंसिपल देखो, द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज डिपेंड ऑन, यानी कि किस पर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर है। दैट की अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द कोइल चेंज, यही बात तो मैंने किया है, चेंज यानी कि बदलना। कोइल जैसे बदलती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलता है। जैसे कि ये इसका एक्सल है, तो यानी कि ये चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता है गाइस। यही तो बताना चाहता हूँ मैं आपको। ओके, ये आप समझ में गए। तो कंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं। देखो इट कंसिस्ट डिफरेंट पार्ट, ये बहुत अलग अलग पार्ट से बना होता है। एक होता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर हमारा ABCD वाला यही होता है आर्मेचर। इट कंसिस्ट 4 आर्म्स, 4 आर्म्स होती हैं, AB, AD और DC या BC। ओके, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर आर्म्स ABCD लिख देते हैं। सो इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोइल, और ये रेक्टेंगुलर कोइल तो बन जाती है गाइज। देखो गाइज, ये आपको कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, ये आपको इस तरीके से लग रहा होगा, ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं है गाइज, ये ऐसा नहीं है, ये है तो ऐसा ही, लेकिन जब हम इसे रोटेट करके देखते हैं तो ऐसे लग जाता है। अब ऐसे है तो ऐसे ऑटोमेटिक बन जाता है गाइस, इसीलिए रेक्टेंगुलर है। लेकिन ऐसे तो ये समलंब बन जाता है ना, रियलिटी में ऐसा समलंब होता है गाइस। ओके, तो देखिएगा, इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इस पर बहुत सारे कॉपर वायर लिपटे हुए होते हैं गाइस। आपने कोइल तो देखी है, बात आप जानते हैं, सब जानते हैं गाइस। और आ लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, और इस पर एक सॉफ्ट आयरन लैमिनेट यानी कि एक नियमित सॉफ्ट आयरन कोर पर ये कोइल होती है, जो हमारी जिस पर हमारे
तांबे का तार लिपटा होता है, यानी कि कॉपर का तार लिपटा होता है, वो एक सॉफ्ट आयरन कोर होते हैं गाइस। आप कभी आपने देखा होगा प्रैक्टिकली बचपन में, जब हम छोटी मोटर को निकालते हैं, उसकी जब कोयल में से को सारे वायर को हटा देते हैं, कंप्लीट वायर को, तो उसमें क्या बचती है, एक आयरन कोर बचती है। और उसमें ऐसी होती हैं गाइस एक स्प्लिट, यानी कि पत्ती टाइप की होती हैं, कुछ ऐसी पत्ती निकलती हैं बहुत सारी, लिंक शेप एक जैसी होती है उनकी। ओके, आप समझ में रहे होंगे इस बात को। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ओके जी, जो हमारी ये नॉर्थ और साउथ हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पोल हैं, विच यूज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को। स्प्लिट रिंग, ओके गाइस, स्प्लिट रिंग ये क्या होती हैं, R1 एंड R2 आर स्प्लिट रिंग ऑन विच जिस पर आर्मेचर और आर रोटेट ऑन दिस रिंग, यानी कि R1 और R2 स्प्लिट रिंग है और जिस पर आर्मेचर रोटेट कर रहा है। देखो ना, इन्हीं पर तो रोटेट कर रहा है गाइस। ठीक है। कार्बन ब्रूसिस B1 एंड B2 आर फ्लेक्सिबल कार्बन। देखो, कार्बन ब्रूसिस क्या होती हैं, आप एक बार देखो, ये रियलिटी में ऐसी होती हैं ये। ओके जी, देख लिया, ठीक है। तो कार्बन रोड्स होती हैं, उनके उनके इट्स यूज टू पावर ट्रांसमिशन, मतलब ये मैं आपको सिंपल वर्डों में बताऊं कि ये हमारा पावर ट्रांसमिशन, यानी कि करंट का ट्रांसफर कर देती हैं, यही करती हैं। क्यों करती हैं, देखो, करंट का ट्रांसफर तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे यही इन्हीं के पास से तो जा रहा है, इन्हीं के पास जा रहा है ना, इन्हीं की से जा रहा है, क्योंकि यही तो एक जगह से दूसरी जगह को भेज रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास तो यही भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर देना एक जगह से दूसरी जगह। ओके, ट्रांसफर करते हैं, यानी कि इसलिए पावर ट्रांसमिशन काम करते हैं। देखो, वी कैन बी करंट कैलकुलेटेड बाई राइट हैंड रूल, और हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं राइट हैंड रूल के द्वारा। तो देखो, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आर्मेचर, ओके जी। b इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल। फाई क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। तो अब थोड़ा सा वर्किंग देख लेते हैं गाइस। वर्किंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टेड है उससे कई ज़्यादा। अब तो मुझे तुम एक बात बताओ, आपने मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, B डॉट ए, यानी B वेक्टर होता है और एरिया वेक्टर भी। एरिया वेक्टर यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है इस तरीके से, ये बात जानते हैं, और जिसे हम एन वेक्टर भी बोल देते हैं। ओके जी, ठीक है। तो देखो, अब हम यहाँ पर इसे डॉट को हटाएंगे तो कॉस थीटा लग जाएगा। थीटा किसके बीच में है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। यानी कि देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, देखो आपको समझ में आ जाएगा, आपको समझ में आएगा, जरूर आएगा। ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा, रुको एक मिनट रुको, ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। ओके जी, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, तो जीरो है। लेकिन जब हमारा ये रोटेट होगा तो अब 90 हो गया, फिर रोटेट होगा तो 180, यानी 60 तक पहुंच जाएगा, 360 तक, यानी कि चेंज हो रहा है। क्योंकि ये तो रोटेट होता रहेगा ना, तो एरिया वेक्टर भी चेंज होता रहेगा, एरिया वेक्टर भी चेंज होता रहेगा, यही समझाना चाहता हूँ मैं आपको। ओके जी, ठीक है। तो यानी कि इस थीटा में क्या है, इस थीटा में हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी कौन सी होती है, जो अपने एंगल की फॉर्म में रोटेट करती है, एंगल की फॉर्म में रोटेट कर रहा है, एंगल की फॉर्म में रोटेट कर रहा है कंटिन्यू। ओके जी, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दो, ओमेगा से डिनोट करते हैं, और थीटा होता है अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, यानी कि थीटा जितने समय में लगता है। तो अब मुझे एक बात बता दो, थीटा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा टी होगी, कोई गलत तो नहीं है, बताओ जी, ठीक है। ओके जी, तो मैं अब इसे ये भी लिख सकता हूँ कि, अब इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर बी आएगा गाइस, एम नहीं बी आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी से होता है। ओके, तो बी ए कॉस थीटा की जगह ओमेगा टी,
क्लियर है बात। और अब एक बात बताओ, n इज़ द नंबर ऑफ टर्न। n हम यहाँ पर आप जानते हैं, आप नए नए इस चीज़ में, नंबर ऑफ टर्न है। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। आगे बढ़ें। ओके जी, तो मुझे भी एक बात बताओ आप, हमने ईएमएफ का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि टाइम। रेट का मतलब टाइम, और नेगेटिव यानी अपोज करता है ये। बात क्लियर है या नहीं है? सिंपल बात है। ओके जी, ठीक है। तो ई को यानी कि हम कैपिटल ई भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ओके जी, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस डी अपॉन के डी टी, और फाई की जगह क्या है गाइस, फाई की जगह है, बताओ जी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी होता है ये नहीं होता? सिंपल बात है गाइस। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं। चलो डिफरेंस कर दिए। देखो एन बी ए कॉन्स्टेंट है, क्योंकि एन बी कॉन्स्टेंट है, जितने टर्न्स हैं, बी भी मैग्नेटिक फील्ड जितनी है, और एरिया वेक्टर भी कॉन्स्टेंट है। ओके, और माइनस ही बाहर चला गया, तो क्या बचेगा हमारा, डी कॉस ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट डी टी। ओके जी, एन बी ए कॉस यानी कि डिफ्रेंसिएशन, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है बताओ गाइस, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और टी का कोएफिशिएंट है तो डिवाइड में आएगा, बताओ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई में आता है। तो हमारा क्या बना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तो नहीं बल्कि हट जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। ओके जी, तो देखो क्या बचेगा हमारा बचेगा एन बी ए ओमेगा टी, ये ओमेगा टी बाहर आ गया, और साइन ओमेगा टी। ओके, तो देखो हम क्या करते हैं, एन बी ए ओमेगा टी कॉन्स्टेंट है, इसे हम एक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं ई नॉट, क्योंकि पीक वैल्यू के लिए मानते हैं हम ई नॉट। ओके, तो ये मान लिया हमने ई नॉट। ओके, ई नॉट मान लिया, बात क्लियर है। और इसे भी मैंने, अब इस ई को मैं स्मॉल ई लिख सकता हूँ, एक बात है, स्मॉल ई लिख दिया। ओके, साइन ओमेगा टी, ये बात आप जानते हैं कैसे आया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर होता है, V को E लिख देता हूँ मैं, तो आई आर हो गया। ओके जी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालूंगा, I इक्वल टू ई नॉट अपॉन के आर। तो यहाँ पर आई नॉट है तो यहाँ पर ई नॉट है, यहाँ पर ई नॉट, यहाँ पर आई नॉट है। बात क्लियर है ये नहीं है, बताओ जी। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूँ, यहाँ पर पुट कर दूं, मैं इस ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ, बताओ जी। यानी कि आई इजिकल टू ई अपॉन आर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, आई इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन के आर। क्लियर है बात या नहीं है, बता दो जरा मुझे। तो एक बात बताओ मुझे, ये तो हमारा साइन फंक्शन है, इसके लिए अपॉन में तो आर होगा नहीं। ओके, तो यानी कि ये कर सकते हैं ई नॉट अपॉन के आर और साइन ओमेगा टी, ये क्या होता है, ये होता है हमारा आई नॉट, यानी कि आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि जो हमारे जनरेटर में करंट है वो ये करंट है, इस फॉर्म में करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि आई नॉट एक पीक वैल्यू है उस करंट की, और साइन उसका एक तरीके से एंगल है, साइन फंक्शन है, और ओमेगा उसकी फ्रीक्वेंसी है, और उस फ्रीक्वेंसी का टी यहाँ पर टाइम है। बात क्लियर है, बताओ जी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स समझ में आया ना, बताओ। बस एक बार कमेंट में बता देना आपको, मुझे यकीन हो जाएगा हाँ बच्चों को समझ में आया। ओके, सो स्टूडेंट इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक प्लीज करना ना भूलिएगा।